आज अपनी इस डिबेट में हम लोग ऐसे एक मुद्दे के लिए एकत्रित हुए हैं जो मुद्दा बहुत ही गंभीर है। एक विधर्मी जावेद हबीब द्वारा हमारी एक मातृशक्ति के सिर पर थूक दिया जाता है। ये कोई अचानक की हुई कोई गलती नहीं है, ये एक उनके कार्य का रूप है, प्रमाण है, और जो निरंतर वो लोग करते आ रहे हैं। आज इस डिबेट में परिचय के लिए मैं आग्रह करता हूं कि हमारे जो भी प्रतिभागी उनका परिचय कराएंगे। अपने मध्य है अक्षय शर्मा जी। आप पूर्व में जी न्यूज हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के न्यूज कोऑर्डिनेटर रहे हैं। वर्तमान में आप हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री के प्रेस कोऑर्डिनेटर हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो भी अपने प्रतिभागी हैं उनका परिचय कराएं और डिबेट चालू कराएं। आप जैसे लोग धन्यवाद भाई साहब। जय श्री राम। जैसा कि आप अवगत करा ही चुके हैं कि एक ऐसे विषय पर आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और बात कर रहे हैं जो हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान महिलाओं का सम्मान के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि महिलाएं हमारे यहाँ परिवार का निर्माण करती हैं, और जब परिवार का निर्माण होता है तभी राष्ट्र का निर्माण होता है। तो मैं सभी का परिचय कराना अपना परम दायित्व समझता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। हमारे बीच माननीय प्रवेंद्र शेखावत जी भाई साहब हैं। भाई साहब का मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहता है। आप हिंदू जागरण मंच के प्रखर कार्यकर्ता के तौर पर, प्रखर वक्ता के तौर पर, प्रखर संयोजक के तौर पर हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। आप वर्तमान में हिंदू जागरण मंच के बेटी बचाओ आयाम के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। आपका मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। हमारे बीच प्रतिभागी के तौर पर आज के कार्यक्रम में श्रीमती पूजा गुप्ता जी हैं। पूजा गुप्ता जी वंशिका ब्यूटी पार्लर बड़ौत की संचालिका हैं। आप बड़ौत बागपत में निवास करती हैं। हमारे बीच कृतिका खत्री जी हैं। आप प्रवक्ता हैं सनातन संस्था की, और आप कंपनी सचिव और एक कानूनविद और शिक्षाविद के तौर पर भी कार्य करती हैं। विभिन्न धार्मिक और राष्ट्र संबंधी मुद्दों पर टीवी में आप डिबेट के तौर पर भी अपना प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे बीच प्रियंका परिंदा जी हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं। हमारे बीच में जीनत अंसारी जी हैं। आप प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। हमारे बीच में पटना से ऋचा वर्मा जी हैं। आप एडिटर इन चीफ हैं न्यूज शो जनता की बात की, और आप प्रोफेसर भी हैं कंप्यूटर साइंस की, और बॉलीवुड में आपने फ्रैंकली बॉलीवुड नाम से एक किताब भी लिखी है। और सुशांत जी के केस में आपका जो योगदान रहा है वो इस देश के लिए बहुत सराहनीय है। आपने एक ऐसे विषय पर काम किया है जिस विषय से शुरुआत में सब लोग पीछे हट रहे थे। आप हमारे बीच में, आपका स्वागत है। हमारे बीच में रूपल नागड़ा जी हैं। आप फाउंडर डायरेक्टर हैं न्यूज शो की। आपने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, और आप भी सुशांत जी के केस में महत्वपूर्ण भूमिका में रही हैं, और आप अकेले सीबीआई और एनसीबी के ऑफिस में भी जाकर अधिकारियों से निष्पक्ष जांच के लिए आग्रह पत्र प्रस्तुत कर चुकी हैं। जी दीपा त्यागी जी हैं। आप मंसूरपुर से हैं, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में से हैं, और ये जो घटना हुई है इसका केंद्र भी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर ही रहा है, और आप लगातार इस आंदोलन से जुड़ी रही हैं और इस आंदोलन को प्रखरता से उठाने का आपने काम किया है। आशा करता हूं सभी का परिचय हो गया है। जी, तो सबसे पहले भाई साहब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि अक्षय भाई साहब, रूपल नागड़ा जी बॉलीवुड की अभिनेत्री भी हैं। जी,
हम बहुत बहुत तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। और मैं बताऊं, इन्होंने बॉलीवुड के जितने भी लोग प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, इन्होंने उसका बहिष्कार किया है, सबसे वीडियो बनवाया था और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है। इन्होंने सारे प्रोडक्ट रूपल जी का नाम मैंने फ्लश कर दीजिए जी। रूपल जी का नाम मैंने लगातार सुना भी है उस दौरान, और रूपल जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है स्वर्गीय सुशांत जी के केस में। और मैं आशा करता हूँ आप सभी मातृशक्तियों से, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, इसीलिए आप सभी के इस विषय को उठाने के लिए मैं चंद्रपाल जी भाई साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इन्होंने जोड़ा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो खत्म होने वाला नहीं है। शुरुआत हमारी खाने की सामग्री से हुई और वो आज हमारे महिला के सम्मान तक पहुंच गई। तो जावेद हबीब कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जिसको इतनी आसानी से हम छोड़ सकते हैं या इस विषय को हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको दुनिया देखती है और दुनिया समझती है। हम लोग भी उनका सम्मान करते ही थे, हम सब लोग भी उनके पार्लर्स में जाते ही थे, पर आज हमें इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। और इसके लिए अगर कोई आवाज उठा सकता है तो वो आप सब मातृशक्ति हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं माननीय चंद्रपाल जी भाई साहब से भी आग्रह करता हूं कि आपने जो ये बीड़ा उठाया है, इस बीड़े को आप अग्रणी भूमिका में रहकर आगे बढ़ाएं और हम सभी को इस डिबेट के लिए अग्रसित करें। माननीय चंद्रपाल जी भाई साहब। जी, सर्वप्रथम तो मैं पूजा गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि हम सबके बीच में जो घटना है उसके बारे में आप बताएंगे, उसके बाद हम चर्चा को आगे शुरू करेंगे। जो घटना 3 जनवरी की थी ये मुजफ्फरनगर की, वो सभी के सामने है और उसमें कार्रवाई जो है बहुत ही धीमी चल रही है। इसके लिए मैं कल मुजफ्फरनगर मंसूरपुर थाने में भी गई और कल मैं डीएम साहब से भी मिली और एसओ साहब से भी मिली, और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि हमारी सभी टीम लगी हुई है और इस घटना को आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं और इस पे कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही उसे गिरफ्तार किया गया अभी तक। और इसके अलावा जो है लगातार बीच में जो है मेरे पे प्रेशर भी डाला जा रहा है, इसके भी मैंने वहां पर थाने में तहरीर दी है और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। वो तो अपने कमरे में बैठा है और हम लोग 7 दिन से 10 दिन से लगातार धक्के ही खा रहे हैं और इस प्रक्रिया में मुझे तो लग नहीं रहा है कि अभी तक कोई भी प्रशासन जो है जिन्हें जो ठोस कदम उठाने चाहिए थे वो उठा नहीं रहे हैं। जी, तो इस विषय पे एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। हमारे मध्य प्रियंका जी हैं, आप एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो एक बार मैं एफआईआर भी मैं एक बार भेजता हूँ मैं आपको उसी ग्रुप में। एफआईआर तो सर उन्होंने जो है खाना पूर्ति के लिए किए है, उसमें जो उक्त धाराएं लगनी थी वो धाराएं भी नहीं लगाई हैं। उसी के लिए विषय में वहां पर मैं गई थी, क्योंकि उन्होंने जो मंसूरपुर थाने से जो आए थे उस दिन मेरे पास एफआईआर लिखवाने, उन्होंने जो मेरे साथ घटना हुई थी वही मैंने बोली है। जब डिबेट हो रही है न्यूज में, जो अलग से सरकारी वकील हैं और भी हैं, सबने यही कहा है कि धारा 354 भी लगती है और भी धारा 188 भी बताई हैं और 499 भी बताई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी धाराएं बताई हैं और उसके बाद भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए पुलिस प्रशासन ने सिर्फ 2 धारा लगाकर और अभी तक हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। इसके लिए मैंने कल वहाँ प्रदर्शन भी किया है और अगर उन्होंने मेरे से अब सोमवार तक का समय मांगा है कि अगर सोमवार तक ये कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद देखेंगे। इसके अलावा आप ये देखिए उनके जो प्रश्न हैं पुलिस प्रशासन के, वे मेरे से ये पूछते हैं कि मैडम उसका एड्रेस दे दीजिए मुझे। आज उन्होंने मेरे से उसका एड्रेस भी मांगा है। अगर कोई आपके घर में चोरी कर रहा है तो उस चोर का एड्रेस भी हमें देना पड़ेगा। तो इसी से पता चल जाता है कि पुलिस प्रशासन इतनी जोरों शोरों से इस पे कार्रवाई कर रही है। जैसे एफआईआर में मैं बता देता हूँ, व्यक्ति ने पूजा जी को मंच पर उस पर बुलाया और उनका सिर झटका और झटने के बाद फिर उसने थूका और ये भी कहा कि अगर पानी ना हो तो हम थूक से काम चला सकते हैं, मेरे थूक में जान है। तो ये कितना गंभीर मामला है। हम प्रियंका जी से इतने हम बात करते हैं। आप सभी का नमस्कार। ये एफआईआर तो मैंने पहले देखा नहीं था, ये पहली बार ही जब शेयर होगा, इसके तथ्य को मैं तभी जान पाऊंगी जब मैं देख पाऊंगी कि क्या क्या सेक्शंस इसमें लगे हैं।
इम्पोर्टेंट है कि एक झलक जो मुझे मिली थी जब कि उस ये जो घटना है कितनी गंभीर है वो जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि केस को काफी किस तरह से हैंडल किया गया है। क्योंकि लास्ट इसका जो डेवलपमेंट है जो हमें सोशल मीडिया में मिला है वो है जब ये के NCW में नेशनल वुमेन्स कमीशन के पास ये केस कल गया था। उन्होंने अपॉलजी लेटर में लिखा था कि उन्होंने पब्लिकली अपॉलोजाइज किया अपने लेटर हेड पे कि ये जस्ट एन इंटेंशन था, क्योंकि मतलब अनइंटेंशनल था कि इसको मैं किसी कम्युनिटी या फीमेल किसी को ऐसे अब्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये सिंपली एक एक्ट था, क्योंकि एक लंबी सेमिनार का पार्ट है ये और लोगों को एंटरटेन करना पड़ता है, इसलिए उस दौरान एक हंसी मजाक का एक लाइटेड मूड करने के लिए मैंने ऐसा एक्ट किया। इसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, ये सिंपली उन्होंने कहा। NCW ने फिर अपॉलॉजी एक्सेप्ट की। ये जो लास्ट डेवलपमेंट है ये कल का डेवलपमेंट है ये। इसके अलावा अभी इसके अलावा और कुछ FIR और ये के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। मैं बता देता हूँ, इसमें 355 लगी हुई है, 504 और महामारी अधिनियम 1897 3 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 56, ये 4 धाराएं लगी है जी। और जैसे अभी वो कह रहे थे कि 499 का भी चांसेस है, तो उसके लिए 499 आपको जान लेना चाहिए कि ये डिफेमेशन का केस होता है। और डिफेमेशन होता है कि आपकी मानहानि, आपका जनरली आपने ये चीज सुना होगा, काफी केसेस होते हैं जहां पर एक वर्ड भी डिफेम करने के लिए काफी होता है कि आप इसने मुझे कुछ ऐसे शब्द यूज किए गए हों जिनसे उनको मानहानि हुई हो, तो ये डेफेमेशन का केस होता है। डेफेमेशन का केस काफी पेनाल्टी का होता है। लास्ट मुझे याद है जो हमारे टीवी प्रवक्ता को लगाया गया था, उनपे करोड़ों का भी लग जाता है चार्जेस, तो वो उतना गंभीर होता है हम इसे। और रही बात जो सेक्शंस की वो कह रहे हैं, कुछ सेक्शंस मैंने ऐसे भी पढ़े थे, क्योंकि ये कोरोना काल में हुआ है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक स्पेसिफिक इंक्लूजन हुआ था कि ये जो स्पिटिंग मतलब जो थूकना, ये बहुत ही गंभीर था, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज के टाइम इंटरवल में हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ सेक्शंस डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना गंभीर सिचुएशन है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर पब्लिक स्पिटिंग हो रही है तो उस सिचुएशन में 3 साल मिनिमम 2 साल और 2 साल प्लस फाइन लग सकता है। और साथ में ये तो हुआ कोरोना इंटरवल में। उसके अलावा क्योंकि एक फीमेल मॉडेस्टी के ऊपर ऐसा किया जा रहा है, मतलब थूकना किसी फीमेल के ऊपर एक उसके सम्मान को हानि पहुंचाने के जैसा है, और उस सिचुएशन में एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, और वो इम्प्रिजनमेंट 3 साल प्लस फाइन उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। तो आप इन कुछ धाराओं से आप समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन कितनी गंभीर है। हाँ, क्योंकि उन्होंने अभी NCW जब ने एक्शन लिया, उनके प्रेसिडेंट ने जब उनको बुलाया और उन्होंने वहां पर स्पेशल अपॉलॉजी ली है, तो वहां पर उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अगर मेरा कोई एक्शन है ऐसा तो ये लाइट मूड में किया था और किसी को मानहानि के लिए नहीं। तो वहां पर NCW ने वहां पर अभी साइलेंट किया हुआ है। उसके आगे वो क्या करते हैं वो देखने देखा जा देखने मैं यहाँ कहना चाहूंगी जी हाँ जी। अभी जैसे प्रियंका जी ने बताया और हम सब ने वो सोशल मीडिया पर वीडियो देखा भी है, जिसमें जावेद अभी बड़ी कैजुअली बोल रहे हैं कि अरे अगर तुम्हें बुरा लगा तो माफ कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, इस टोन में वो बोल रहे हैं। तो वो सिर्फ एक माफी खाना पूर्ति के लिए मांग रहे हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात मैं उसमें ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका लंबा सेमिनार है और अगर आपको लोगों को एंटरटेन करना है तो थूक कर कौन सा एंटरटेनमेंट होता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कि अगर किसी महिला के ऊपर, हिंदू महिला के ऊपर आपको थूकना पड़ता है दूसरों को एंटरटेन करने के लिए, तो आप किस लेवल के हैं, ये विचार करने की आवश्यकता है, एक बात। और दूसरी बात, जैसे प्रियंका जी ने भी हमें अवगत करवाया कि अभी हम एक पैंडेमिक टाइम में जी रहे हैं जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है हमारे सभी जगह पर लागू है
और जिसके अंतर्गत कई स्थानों पर 144 भी लगाया है। मैं दिल्ली से जुड़ी हूँ अभी, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है। पूरे भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रावधान किए गए हैं ताकि हम कोविड के स्प्रेड को रोक सकें। तो एक तरफ प्रशासन, हमारी सरकार इतना प्रयास कर रही है, पुलिस बल को तैनात कर रही है, इतने कुछ प्रयास कर रही है, फाइन्स लगा रही है लोगों के ऊपर ताकि कोविड स्प्रेड ना हो। और दूसरी तरफ अगर जावेद हबीब अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक इस देश का समझते हैं तो वो थूक कर कौन सा एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, ये मेरा उनसे प्रश्न है। तीसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि ये थूक जो है ये एक जिहाद का पार्ट बन चुका है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले ही मैंने 41 इंसिडेंट्स देखे जिसको कि सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें लोगों के ऊपर थूक करके उनको नीचा दिखाने का प्रयास एक समुदाय के द्वारा, विशेष समुदाय जो अपने आप को सो कॉल्ड माइनॉरिटी कहता है इस देश में, उसके द्वारा ये किया जा रहा है, जो कि बहुत ही बद से बदतर है, इतना घटिया है ये। और वो भी इस टाइम पर जहां पे ब्रेड पे थूक रहे हैं, गाजियाबाद में लोग पकड़े गए जो कि नान बनाते हुए थूक रहे हैं, फलों पर थूक रहे हैं, सब्जियों पर थूक रहे हैं, और अब तो फेशियल करते हुए जब आंख बंद होती है हिंदुओं की, तब ये लोग हिंदुओं के चेहरे पर थूक रहे हैं। इस लेवल पर गिर चुके हैं। तो हम सबको इसको सिर्फ एक इंसिडेंट की तरह नहीं देखना चाहिए, अपितु पूजा गुप्ता जी के मैं बिल्कुल साथ हूं, क्योंकि उन्होंने इसके विरुद्ध में FIR की, वो उसके ऊपर जाकर के फॉलो अप कर रही है, वो जाकर के वहां पर प्रशासन को मिल रही है, पुलिस को मिल रही है कि आप इसके ऊपर आगे कार्रवाई करें। तो हम सब महिलाएं आज आपके साथ हैं पूजा जी, और आप जरूर इसमें आगे बढ़ें, हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि इस तरह से एक महिला के ऊपर एक प्रकार से अत्याचार जो है वो पब्लिकली या प्राइवेटली कोई भी मुस्लिम आकर के इस देश में नहीं कर सकता। क्योंकि एक हिंदू महिला की ये जो मांग होती है, ये एक सिंपल जगह नहीं है, ये वो स्थान है उस सुहागन का जहां पर कि वो सिंदूर भरती है, ये हमारा सहस्त्रार चक्र है जहां पर शक्ति जो है वो समाहित होती है। तो वहां पर अगर आकर के कोई थूक रहा है तो उसको हम ये अलाउ नहीं करने दे सकते। आज जावेद हबीब ने एक को किसी को स्टेज पर बुलाकर पूजा जी को उन्होंने थूका, कल जाकर वो जिसका भी हेयर कट करेगा उसके ऊपर थूकेगा या फेशियल करते हुए थूकेगा, तो हम उसको अलाउ थोड़े ना करने दे सकते हैं। दिस इज जस्ट अनजस्ट, ये बहुत ही घटिया टाइप का कृत्य है, ये बहुत ही बेहुदगी है, और ये एक सोची समझी साजिश की तरह किया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है इसमें चंद्रपाल जी। इसे हमें बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, जो मैडम अभी बता रही थी इनकी बात बिल्कुल सत्य है, और जो अभी दूसरी मैम बता रही थी वो सेक्शन के बारे में और वो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, जहां उन्होंने कल माफीनामा लिखित रूप में दिया है, उसमें लिखित रूप नामे का एक ऐसी कम्युनिटी बना दी जानी चाहिए सबको कि कोई भी अपराध करे, कोई भी क्राइम करे, और वो जाके उन्हें प्रेसिडेंट को एक माफीनामा दे दे और फिर वहीं से शॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर इसी तरह से सब शॉर्ट आउट होने लग गया तो फिर किसी को आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं है। क्रिमिनल क्या होगा, जो भी कोई मतलब क्रिमिनल हो या कोई भी क्राइम करेगा वहां माफीनामा देगा और बात खत्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद ये क्राइम, ये जो बैठे हैं कानून के लोग, ये किस लिए बैठे हुए, कोई आवाज उठाएगा ही नहीं। तो वो तो अपने एटीट्यूड में है ना कि मैं माफीनामे, वो न्यूज पे माफी मांग रहा है, वो माफीनामे भी लिख के दे रहा है। अगर ये एक एक्ट भी था, वो बार बार अपने बयान में एक ही चीज बोल रहा है बार बार कि ये सिर्फ एक्ट था। अगर ये एक्ट था, जब मैं स्टेज पर उठकर नीचे की तरफ को गई, रोते हुए गई, अगर उसके इतना पढ़ा लिखा आदमी के मन में इतना सा भी एक वर्ड नहीं आया कि उसी समय मुझे ये कह देता कि नहीं आप कहाँ जा रहे हो, सॉरी फॉर दैट, इट जस्ट व्हाट एक्ट, ये एक एक्ट था, तब तो ये मामला वहीं पे भी छोटा होता जाता कि हाँ मैडम मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। उन्होंने तो अपने एटीट्यूड में और इस चीज में, इस बात का उन्हें बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हाँ मैंने ऐसी हरकत की है। उसके बाद सबके सामने मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं ये कह के कि देखो मेरे थूक में कितनी जान है और इतनी सी थूक की मात्रा से देखो मैंने क्या कर दिया। फिर वहां बैठे सभी लोग क्लैपिंग बजा रहे हैं, और वो क्लैपिंग बजाने वाले उन्हीं के वहां पे आयोजक थे। वो सब सबसे पहले उन्होंने क्लैपिंग बजाई है, और जब वहां पे बहस हो रही है उसके बाद मुझे क्या कहा जा रहा है कि तू एक पार्लर चलाती है और मैं 900 चलाता हूँ। तो ये मानहानि का ही तो है कि मतलब उन्होंने मुझे क्या दिखाया है कि तू यहाँ से चली जा, तू तो एक ही चलाती है और मैं 900 चलाता हूँ और तू बैठ जा। और मेरे साथ इतनी सारी लड़कियां थी जो मेरे स्टूडेंट थे, उन्हें भी वापस लेके आना बहुत जरूरी था। हम लोग बहुत आए, उसके रात को ही 3 बजे मैंने योगी आदित्यनाथ जी के ट्वीट पे इसकी शिकायत करी, न्यूज चैनल वालों के साथ मैंने शेयर की, फिर ये वीडियो वायरल हुई,
तब जाके कहीं हुआ है। उसके बाद भी आज इस घटना को पूरे 10 दिन हो गए, प्रशासन ऐसे बैठा है, जगह जगह से उसके जावेद हबीब के मुर्दाबाद के नारे आ रहे हैं। सभी महिला आयोग मंडल मेरे साथ खड़ा है, हिंदू संगठन मेरे साथ खड़े हैं, सभी महिलाएं मेरे साथ खड़ी हैं, सबका मुझे सहयोग मिल रहा है, लेकिन प्रशासन की तो कान पे जू भी नहीं रेंग रही, और वो तो अपने बंद कमरे में बैठ के बस माफीनामे लिख के दिया जा रहा है और एटीट्यूड में बातें कर रहा है। और राष्ट्रीय महिला आयोग में जब उसने माफीनामा दिया है, उसके बाद के माफीनामे में ये कहा है उसने कि मैंने लिखित रूप में माफीनामा दे दिया है और इसके आगे अगर कोई भी कार्रवाई होगा तो उसके लिए मैं फेस करने के लिए बैठा हूँ। बिल्कुल। हम इसी जैसे हम आते हैं, हमारे साथ डॉक्टर जीनत अंसारी जी हैं, नोएडा से हैं। आप समाज सेविका हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं। तो इस मामले में जो ये थूक वाला प्रकरण है, आप कैसा लेती हैं इसको? जी हाँ, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं किसी पार्टी को नहीं इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहती हूँ कि पार्टी का नहीं है, ये मेरी बहन का मुद्दा है जो कि एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और ये तो मैं अपनी बहन को सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने इतनी हिम्मत कर रही है और जो इस लड़ाई को लड़ रही है। उससे पहले भी ये जावेद हबीब जो है ये अपने घमंड में इतना चूर है कि उससे पहले भी ये बहुत सी महिलाओं के सिर पे थूक चुका है, जिसकी वीडियो सामने आई है, पर किसी ने शायद इतनी हिम्मत नहीं करी है कि उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। और मैं अपने जितने मुसलमान भाई हैं, जितने मेरे कहना चाहिए जो उलेमा है, जो मौलाना है, उन लोगों को भी इस प्रकरण में आगे आना चाहिए। ये मेरी बहन की आस्था का सवाल है, ये मेरे हिंदुस्तान की आस्था का सवाल है, जिससे हम महिलाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। और इसके खिलाफ अगर प्रशासन भी अगर कार्यवाही करने में असमर्थ है तो हम लोग खुद ही, फिर इसका मतलब ये है कि हम लोग खुद महिलाएं सड़कों पर आएंगी और खुद हम लोग जवाब देना चाहते हैं। फिर महिला इतनी कमजोर भी नहीं है जो उसकी इस बदतमीजी को बिल्कुल सहन करके बैठ जाए। तो मैं, जो मेरी बहन है जो ये कह रही है कि भाई हिंदू मुसलमान का मुद्दा ना बना करके इसको एक मुसलमान से ना जोड़ा जाए, क्योंकि मुसलमान सभी ऐसे नहीं होते हैं, पर जिसने जो गलत किया है ये बहुत गलत है, बड़ा निंदनीय है। और इसके प्रशासन या तो जाग जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोगों को मजबूर होकर के सड़कों पे उतरना पड़ेगा, जबकि यूपी में इलेक्शन का भी टाइम है। तो ये मैं प्रशासन को फिर से मैं आगाह करना चाहती हूँ, चेतावनी भी देना चाहती हूँ कि या तो वो जल्द से जल्द एफआईआर करे और उसको अरेस्ट करे, और एक बहन से जैसे उसने पब्लिकली थूका है वैसे ही पब्लिकली माफी मांगेगा, पैरों में गिड़गिड़ा के मांगेगा। लिखित में कोई भी माफी एक्सेप्ट नहीं की जाए, ये मेरी अपनी बहन से भी रिक्वेस्ट है कि वो अगर लिखित में दे रहा है तो वो भी एक्सेप्ट ना करे और प्रशासन उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करे। जी बिल्कुल। चंद्रपाल जी, एक बात बोल सकती हूँ क्या इस विषय में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। एक बात जो अभी काफी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके विषय में बोलना चाहूंगी कि थूक जो है, मतलब मेरा प्रश्न भी है ये कि थूकना किसी के ऊपर, और वो भी एक 41 इंसिडेंसेस एक ही साथ एक ही कम्युनिटी के बाहर आना, वो एक मतलब थोड़ा विचार जो है वो हमें करने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि एंटरटेनमेंट जो है वो थूक के तो नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कौन सा एंटरटेनमेंट है जो थूक कर किया जा सकता है? तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ऐसे मुझे लगता है। चंद्रपाल जी, ओवर टू यू। रूपल नागदा जी से आग्रह करता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि आपने काफी डिबेट किया इस विषय पे। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप सभी को प्रणाम। तो मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगी क्योंकि मैं इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। एक बात आप लोग समझिए, जो भी पूजा जी के साथ हुआ है, आप अगर ये कहेंगे थूकना क्या एंटरटेनमेंट है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए सब एंटरटेनमेंट। फिल्म इंडस्ट्री वाले या इनसे जुड़े कोई भी लोग हैं, ये जितना नीचे गिरे उतना इनके लिए कम है। इनका बस चले तो ये तो अपने बच्चों को भी बेच दे। आप समझिए, अगर आर्यन खान को ये लोग इतने बड़े ऑफिसर को प्रताड़ित करके, उनके फैमिली को घसीट के, उनके ऊपर लांछन लगा के उस लड़के को बचा सकते हैं जो ड्रग्स ले रहा है, इनके लिए थूकना, इनके लिए मुंह पे शराब फेंकना, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। सो बी प्रैक्टिकल, वन थिंग। सेकेंड थिंग, जिसके पास पैसा होता है करोड़ों रुपये और कॉन्टैक्ट्स, द थिंग इज
कॉन्टैक्ट्स। जावेद हबीब कोई छोटा आदमी नहीं है। जावेद हबीब इज अ वेरी बिग बिजनेस माइंडेड पर्सन। आप समझिए, जितने आउटलेट्स उसके चलते हैं उससे उसको नहीं, लेकिन बाकी लोगों को, मैं 2 नंबर के लोगों की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ उसका नहीं, लेकिन ये लोग अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन में भी भागीदारी रखते हैं। एक बात आप याद रखें, इनको दूध का धुला मत समझिए। इनके जड़ें इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी अंदर तक है कि आप सोच भी नहीं सकते। इनको बाकायदा बुलाया जाता है हेयर कटिंग के लिए दुबई, हेयर कटिंग के लिए पाकिस्तान, हेयर कटिंग के लिए आप आ जाओ। ये बड़ी बड़ी पार्टीज में आपको इसीलिए दिखते हैं क्योंकि इनके बाकी के भी धंधे चलते हैं। तो ऐसे ही प्रशासन इनके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि काफी सारा लिंक जो जुड़ा हुआ है, ये बहुत अंदर तक पूरा लिंक जुड़ा हुआ है, जिसमें सिर्फ इसका बिजनेस नहीं है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें ड्रग्स, इसमें सब कुछ शामिल। ये ऐसे ऐसे पार्टीज में आपको दिखेंगे जहां पे लड़कियों का देह व्यापार भी होता है। आपको क्या लगता है जितने स्टूडेंट इसके पास सीखने आते हैं, क्या इनके साथ सोते नहीं है कि सर मुझे भी कुछ बना दो, मैं आपको पैसे नहीं दे सकते, आप मेरे साथ जो करना है कर लो? ये हकीकत है, आप समझिए। तो जितने लोग हैं ये बहुत अंदर तक जड़ें जुड़ी हुई है। एक ही चीज आप इनके साथ कर सकते हैं, एज पर जो वकील साहिबा ने कहा, कोरोना का केस आप इनके ऊपर डाल सकते हैं क्योंकि वो वैलिड पॉइंट है। उसके ऊपर प्रशासन को इनके ऊपर चार्जेस लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये बात करेंगी कि महिला के ऊपर थूक दिया, ये क्या एंटरटेनमेंट है? इसमें तो हम तो चड्डी बरा भी उतार देते, बिग डील, हम तो नंगे भी हो जाते, हमने लड़कों को नंगा दिखाया है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये आता इसीलिए है क्योंकि प्रोटोकॉल इस तरीके के हैं। आप देखते हैं कि आइटम नंबर लेके आने के लिए इन लोगों को कितने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। तो ये एंटरटेनमेंट के नाम पे ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, भारत में नहीं चलेगा भाई, भारत में नहीं चलेगा ये जी, भारत में बिल्कुल नहीं चलेगा। तो फिर आप लोग रास्ते पे आइए, इसका और एक समाधान एक ही है, सारी महिला रास्ते पे आए, उनके आउटलेट्स के बाहर खड़ी रहे, उनके आउटलेट्स के बाद पत्थर फेंके और उनको काली स्याही से उनको चौकड़ी मारे। यही आपके पास है। और कुछ भी प्रशासन के पास इतना ना ही वो लोग कुछ करेंगे, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत मजबूत है। दे हैव थाउजेंड्स करोड़। मेन पॉइंट यही है कि इनकी जड़ें मजबूत है। ये लोग बाहर विदेशों से जुड़े हुए हैं। आपने जो मेन मुद्दे की बात की है कि ये लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं, उसमें आपका पाकिस्तान, दुबई, सब जगह जुड़े हुए हैं। ये बहुत सटीक बात है, बहुत गहरी बात है, इस पे भी विचार करने वाली बात है। क्या है, आप आम इंसान है, आप समझो, हमारे पास इतना टाइम है, ना ही इतना पैसा है कि हम कोई वकील भी कर सके। अगर इनको हराना है तो बी वेरी शार्प माइंडेड एंड पॉलिटिकली आपके पास जो मुद्दा, जो आपके पास ये चीज जो देश के लिए खराब है, उसको उठाएं। ये जो बात इन्होंने कही थी कि आप कोरोना का मुद्दा उठा के इनको करिए कि इसने स्पिट किया, अगर मुझे कोविड हो जाता तो ये जरूर एक्शन लेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे अरे मैंने तो माफीनामा लिख के दे दिया, ये तो मैंने एंटरटेनमेंट के लिए, आपका कुछ नहीं होने वाला। ये मैं सीधी बात, सच्ची बात कह रही हूँ। मैंने प्रशासन को देखा है और मैं इनकी जड़ें जानती हूँ, क्योंकि ये सारे लोग अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं। और इनका एक फोन जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं, अगर ये जेल भी जाएंगे तो बड़ा से बड़ा लॉयर जो 4 करोड़ रुपया लेता है, वो आके एक दिन में इनको बेल पे छुड़वा के लेके जाएगा। फिर आपका इधर सब धरा का धरा रह जाएगा। जी बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली पॉइंट पे जाइए। जी बिल्कुल, मैं दीपा त्यागी जी के पास जाता हूँ। आप शुरू से ही इस आंदोलन में रही हैं, आप महिला को साथ लेके काफी प्रदेश स्तर तक आपने ये मामला उठाया है। तो दीपा त्यागी जी से मैं आगे करूंगा तो कुछ विषय रखें, आपने क्या क्या किया और आगे क्या योजना है आपकी। सभी को मेरा जय श्री राम। देखिए, मैं सभी बहनों की बातें जैसे सुन रही हूँ तो इस निष्कर्ष पे पहुंचती हूँ कि ये बातें जो बताई है इन्होंने, बहन जी ने सही बताई है कि उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हम वहां तक पहुंचते पहुंचते
हम थक जाएंगे लेकिन वो लोग कभी सामने नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा घर मंसूरपुर थाने के सामने ही है। मेरी एसओ से रोज बात होती है, रात भी बात हुई। जब मैंने उनको बोला कि भी तुमने अरेस्ट उनको क्यों नहीं किया अभी तक, तो एसओ ने क्या बोला आपको पता है? उन्होंने बोला कि हम उनको अरेस्ट नहीं कर सकते मैम, उनके बहुत ज्यादा वो ऊपर तक उनकी पहुंच है और हमारे ऊपर हमें आदेश नहीं है, और चुनाव का बहाना लेके कि मैडम चुनाव प्रक्रिया चल रही है और हम कुछ नहीं कर सकते। ये एसओ का कहना था। फिर सीओ साहब से मिले तो सीओ साहब का भी यही कहना था कि आप लोग जानते हो हबीब क्या चीज है। सारे लोग वहां बैठ करके चुप हो गए कि भाई सही बात है कि हबीब क्या चीज है, कि वो इतना बड़ा उसकी बाहें है कि वो पूरे कोर्ट को लेके आ जाएगा। कोई नहीं, आने दो, पर आप अपना काम करो, हमें तो लेकिन हम भी फिर हटे नहीं। हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, पूजा जी से बराबर हमारा संपर्क बना रहता है। पूजा जी की जितनी भी प्रक्रिया चलती है हम सब उनके साथ होते हैं। हमने उसका पुतला फूका, एफआईआर कराई, पूरी तरह से हमारा आंदोलन जारी है और हम पूजा जी के हमेशा साथ हैं और साथ ही रहेंगे। जितने भी इनके पार्लर है, सैलून है, जावेद हबीब के नाम पे, वो सब हमने बंद कराने की एक मुहिम चला रखी है यहाँ मुजफ्फरनगर में भी और बाहर भी, कि ज्यादा से ज्यादा इसकी जो सैलून है वो बंद होंगे। जब लोग इसका काम नहीं लेंगे तो इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, और जैसे ये आर्थिक स्थिति से मैडम कमजोर उसकी होगा जड़ें तो क्या ये है, कितनी ही टूटेगा। मजबूत क्यों ना हो, उसकी जी जड़ें तो हिलेंगी। वो हिलने का जी कारण एक यही है क्योंकि जो रावण है उसकी जड़ें भी बहुत मजबूत थी। उसे बिल्कुल भी जी इस बात का बहुत अहंकार था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता और मुझे कोई नहीं मार बिल्कुल। सकता। और जब भगवान अगर श्री पूजा रामचंद्र जी जी अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे थे तो उसकी जड़ें भी टूटी और उसका अहंकार भी टूटा और उसका बिल्कुल घमंड भी टूटा। और रही बात अधिकारियों की, जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऊपर से ऑर्डर नहीं है उसको गिरफ्तार करने के, तो ठीक है कोई बात नहीं, जब तक उन्हें प्रशासन को ठंडा चलना है वो चले। मैं ठंडी बैठने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अगर इस बिल्कुल मुद्दे को मुझे सिर्फ इतना एक माफीनामे तक और ये सिर्फ पुलिस प्रशासन तक ही मुझे छोड़ना होता तो शायद मैं कल वहाँ कलेक्टर के ऑफिस जाती भी नहीं। मेरा बिल्कुल सारा व्यापार तो आप जानती है, मेरा कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है, छोटा सा एक पार्लर ही है, मैं वो भी चला रही हूँ, बिल्कुल घर भी है, मैं एक काम गृहिणी भी हूँ, सारी चीजें भी हैं, ससुराल का प्रेशर भी आ रहा है मेरे ऊपर कि कहाँ बिल्कुल इन चक्करों में पड़ गई है। छोड़ इन बातों को, बिल्कुल माफी तो वो मांग चुका है और तू बैठ जा आराम से, कहाँ तू कोर्ट में जाएगी। लेकिन वो बिल्कुल उस बंदे को ये खबर नहीं होगी जिस दिन उसे ये पता चल जाएगा ना, क्योंकि उनके मैनेजर के कॉल भी मेरे पास लगातार आ रहे हैं और इतना तो उसको बिल्कुल। आइडिया हो गया है कि ये चुप होके बैठेगी। क्या आपको बिल्कुल लगता है कि बस मेरे पास उनके कॉल नहीं आए हैं? उनके कॉल भी आ चुके हैं और ये मैंने कल उनको पूजा जी बता भी बस दिया है। पूजा जी बस लेकिन आप ही मैं चुप नहीं ना बैठूंगी, बैठे। मैं बिल्कुल वो बिल्कुल मेरे को तो कुछ पब्लिकली भी, खाली उसके मैनेजर नहीं, मेरे को तो कुछ पब्लिकली बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि यार ये तो बहुत ही गरीब वर्ग महिला है, इसको तो 1-2 करोड़ रुपए वो देगा और ये तो आराम से बैठ जाएगी अपने घर में। मैं 10 दिन से ना रात को सो पा रही हूँ, ना खाना खा पा रही हूँ, मेरा सारा दिनचर्या खराब होगी, मेरा व्यवसाय खराब हो गया। अगर मुझे सिर्फ 1-2 करोड़ रुपए उसे लेके बैठना ही था तो ये मैं उसी दिन जिस दिन उसका मैनेजर का फोन आया था, मैं जब ही कह देती कि 2 करोड़ भिजवा मेरे घर और आजा। मुझे पूजा जी बैठना तो अगर नहीं है आप ना, 1-2 करोड़ रुपया लेकर बैठ गई, मुझे तो उसे सजा ही दिलवानी है। मेन बिल्कुल, बहुत मोटिव बढ़िया। मेरा यही सजा इसी बात दिलाने पे का आप है अड़ी रहे। और दूसरा मोटिव ये है कि अगर मेरी आवाज दबी तो मैं अपनी जो ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मैं अपील करूंगी उनके सामने कि आइंदा से ये ना कहें कि आवाज उठाओ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं सारी महिलाएं जो मेरे समर्थन में खड़ी है ना, मैं कह दूंगी जो भी तुम पे अत्याचार हो रहे हैं ना, बस चुपचाप सहन कर लो और अपने घर में बैठ जाओ, क्योंकि उनकी तो जड़ें बहुत मजबूत हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कर सकते। बैठ जाओ फिर सब अपने घर पे, क्या जरूरत है। तब हम अगर पूजा अगर जी हमें बस आप ही साथ सड़क पर खड़े उतर के, रहें। अगर हमें सड़क पर उतर कर उनकी तरह ही, उसकी तो घटिया सोच है, एक बंदे की इतना पढ़ा लिखा आदमी की इतनी घटिया सोच है कि उसने ये भी नहीं सोचा, अगर वो एक्ट भी था और अगर वो शिक्षा क्या दे रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है, वो कह रहा है, आज अब एक वीडियो उसने मेरे पास एक और भेजी है, आई है जो मेरे पास, कि हमें क्लासेस में ये चीजें सिखानी पड़ती हैं। मैं भी 12 घंटे क्लासेस देती हूँ, मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग पार्लर चलाते हैं, 16-16 घंटे क्लासेस देते हैं कि किसी कैसी क्लास है, ये कैसी शिक्षा है कि हाँ आप थूक दो किसी के ऊपर, फिर तो फिर ठीक है यही काम कर लेंगे। आने वाली पीढ़ियां अगर इसी तरह से इन लोगों को बर्दाश्त करती रही ना, तो हमें थूक खाना भी पड़ेगा इनका। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी बिल्कुल हमें अपनी आवाज इतनी बुलंद करनी है कि प्रशासन भी को भी इसमें झुकना याद पड़े। आ रहा है पूजा जी
कि जिसमें अभी कुछ टाइम पहले एक टूथपेस्ट के एडवर्टाइजमेंट में हर बार वो ये बोलते थे ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, इस प्रकार वो बोलते थे। तो अब ऐसा समय ना आ जाए कि हम हिंदुओं को बोलना पड़े कि क्या आपके खाने में थूक है, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। और अब एक सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, आप सोचिए एक सुहागन महिला के सिर पर, उसके सहस्त्रार चक्र पर, उसके जहां वो मांग भरती है वहां थूकना, ये तो मतलब बहुत ही गिरा हुआ एक्ट है। और वो भी उस टाइम पर जब हम एक महामारी में जी रहे हैं। हम सभी को पता है कि कोविड इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, हम सब अपने घरों में हैं, अपना काम ऑनलाइन कर रहे हैं, हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, प्रशासन इतना सख्त है अभी। तो मुझे लगता है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जब तक सजा नहीं मिलती तब तक हम सभी महिलाओं को चुप बैठना नहीं चाहिए, ऐसे मुझे बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब आता हूँ अपने ऋचा वर्मा जी के पास। आप पटना से हैं, तो इस विषय में आपकी क्या राय है? अब इस आंदोलन को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। भारत माता की जय, हर हर महादेव। सभी को मकर संक्रांति, उत्तरायण की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विषय पे आते हुए मैं आपको एक और इंसिडेंस बता दूं कि हम लोग बहुत बेपाकी से बात करते हैं, चंद्रपाल भैया जी जानते हैं ये, और हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि हम इस मुस्लिम कम्युनिटी का नाम ले या ना ले, हम लेते हैं क्योंकि अगर ऐसे ऐसे एलिमेंट्स इस कम्युनिटी में हैं तो ये इस कम्युनिटी की का दुर्भाग्य है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आमिर खान अपने साथ काम किए हुए हर एक हीरोइन के हाथ में थूकते हैं, आपको पता है ये बात? और उन्होंने ये बात स्टेज पे बोली हुई है, और ये बोला है कि जिस भी हीरोइन के हाथ में मैंने थूका है वो सुपरस्टार हो गई है। इसका मतलब है सारी हीरोइनें थूकवाने के लिए तैयार हैं। उनमें से कौन सी हीरोइन थूकवाने के लिए तैयार नहीं थी? इफ यू रिमेम्बर, ग्रेसी सिंह, लगान मूवी की हीरोइन, तो वो सुपरस्टार नहीं बन पाई, वो गायब हो गई इंडस्ट्री से, किसी को पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। ठीक है, उसके बाद ये थूक जिहाद चलाते हैं। इनके मौलाना ने खुद ही बोला है कि हमारे यहाँ थूकना तो एकदम अल्लाह का वो बना जाता है, पर प्रसाद बना जाता है, और न्यूज चैनल पे है ये। मैं इसकी कटिंग भी चंद्रपाल भैया को भेज दूंगी। तो हम किससे एक्सपेक्टेशन करें? और मैं तो पूजा जी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको शांत नहीं बैठना है। हम कॉमन लोगों ने मिलकर सीबीआई इंक्वायरी सुशांत सिंह राजपूत के केस में बिठाई। आप लोग सोच के दंग रह जाएंगे कि बॉयकॉट बॉलीवुड प्रोडक्ट्स जब से हमने शुरू किया, लोग डर गए। लैक्मे वाले का फोन आया था रूपल नागड़ा जी के पास कि आप क्यों कर रही हैं ये काम। छोटी छोटी चीजों को लेके हम लोग वहीं लिखना शुरू कर देते हैं, बॉयकॉट बॉयकॉट हटाओ, ईमेल करते हैं, फोन करते हैं उनके कस्टमर केयर पे, गालियां देते हैं उनको कि उस औरत या उस मर्द से ज्यादा जिसको तुम लोग एंडोर्स करके करोड़ों रुपए दे रहे हो, उससे ज्यादा तो उस प्रोडक्ट के बारे में तुम जानते हो। एक बार एक और मुहिम हमने चलाई थी फेयर एंड लवली के खिलाफ, तो अब वो फेयर एंड लवली की जगह फेयर एंड ग्लो हो गया है। ग्लो कुछ ऐसा हो गया है, उसका नाम बदल गया है। ये जागरूकता हमारे अंदर होनी चाहिए। और जावेद हबीब के जितने भी हैं ये लंदन से पढ़ के आए हैं, आपको पता है, लंदन से पढ़ के आए। ये लोग हिंदुस्तान में शिक्षा नहीं लेते भाई, ये लोग बाहर पढ़ के आते हैं। सारे आतंकवादी लंदन ही पढ़ के आते हैं। इनके पिताजी जेएनयू में पढ़ते थे। जेएनयू में कैसे नारे लगते हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यही ना? कैसे नारे लगते हैं जेएनयू में? विवेकानंद की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं। तो ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अगर हम ये सोचें कि ये सुधर जाएंगे तो ये नहीं सुधरेंगे। इनको सुधारने का एक ही तरीका है। यहाँ पटना में जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ तो यहाँ पटना में जितना भी बीइंग ह्यूमन का स्टोर है सब तोड़ दिया गया, सब तोड़ दिया गया। लेकिन आजकल के जो युवा हैं, जो मेरे बाद के जनरेशन है, अरे छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, जाएंगी नहीं लड़कियां। कौन पूछेगा पूजा जी के पार्लर को जावेद हबीब या फिर स्क्वाज ऑफ और लैक्मे के सामने? हम पूर्ण रूप से बहिष्कार नहीं कर सकते। मोदी जी हमेशा कहते हैं
अगर यहाँ पे ये बात चलती कि पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लाना है, तो आपको पता है रूपल जी ने पूजा जी का मुद्दा, वो फिल्म फ्रेटर्निटी की सेक्रेटरी है मुंबई की बीजेपी की तरफ से, उन्होंने अपने ग्रुप में ये डाला है, उनकी मीटिंग चल रही है पूजा जी को लेके, और उनके साथ कोई फिल्म इंडस्ट्री वाला खड़ा नहीं है, हम जैसे आम लोग ही खड़े हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही है कि बार बार अगर हम उनको ट्वीट करें, पत्र लिखें, तो वही आदमी काम करेगा। ठीक है, ये आवाज उठाने का साहस भी हमें किस सरकार में आया? क्या मैं नहीं थी जब कांग्रेस की सरकार थी? हम सब नहीं थे जब कांग्रेस की सरकार थी? ये अलग हमारे अंदर किसने जगाया कि हम भारतीय हैं, गर्व करो हमारे भारतीय होने पर? ये यही मोदी है, ये यही योगी है और ये अमित शाह है। मैं आपको बताती हूँ एक और बात, कृष्ण ने एक बात बोली थी, बहुत सब लोग करप्ट हैं। महाभारत का जब युद्ध समाप्त हो गया तो बोला था सब करप्ट हैं, पांडव भी गए गुजरे हैं, कौरव भी गए गुजरे हैं, लेकिन आप जनता हो, आप बताओ आप किसको चुनोगे? इनमें से आप किसको चुनोगे अपना नेता? जो इतने करप्शन में थोड़ा कम करप्ट होगा, उसी को चुनोगे ना, क्योंकि आपके पास तो है नहीं वो प्रशासन की ताकत। तो हमारे पास जो अभी ताकत है, हम उसका उपयोग करें, रोज ट्वीट करें, चिट्ठी लिखे चिट्ठी, ईमेल तो ईमेल, हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां पोस्ट से भेजें, इंडियन पोस्ट से भेजें, आपके पास पावती रहेगी कि हमने इतनी चिट्ठियां लिखी हैं। इसका और कोई तोड़ नहीं है, इनका पूर्ण रूप से इनके दुकानों को तोड़फोड़ कीजिए। ये हमारे ऊपर पत्थरबाजी करते थे ना, ये लाल चौक पे पत्थरबाजी करके पूरे हिंदुओं को जम्मू कश्मीर से भगाए, अब वही लाल चौक इसकी हर एक सलून के सामने करना होगा। लाल चौक का नाम लाल चौक इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे हिंदू को मार के टांग दिया जाता था, खून से हमेशा वो चौक लथपथ रहती थी। तो जब हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना डेयरिंग कर सकता है कि वहां जाके तिरंगा फहरा दे, तो हम इसकी दुकानें नहीं तोड़वा सकते? हम पूजा जी जैसे लोगों के पार्लर में नहीं जा सकते क्या? हम लोकल को वोकल नहीं कर सकते क्या? हम इन लोगों को ब्रांड नहीं बना सकते कि हम जावेद हबीब के पीछे पड़ेंगे कि नहीं तुम मेरा बाल काट दो? इनकी हिस्ट्री पढ़ेगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इनके सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, सस्ते ब्यूटी टिप्स के लिए ये कोर्स है, महंगे ब्यूटी टिप्स के लिए ये कोर्स है, 100% प्लेसमेंट गारंटी। वो प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होते हैं? वो प्लेसमेंट ऐसे ही घूम फिर के कैटरीना कैफ के रूप में, जैकलिन फर्नांडिस के रूप में आते रहते हैं देश में। ये लोग आउटसाइडर नहीं है, आउटसाइडर हो जाता है सुशांत सिंह राजपूत जैसा आदमी। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया का था ना भाई, यूपी बिहार का था, भैया जी था, हिंदू था, आगे बढ़ रहा था, शाहरुख खान से आगे हो गया था। कैसे हजम होता उनको? सलमान खान से उसने बहस कर ली थी, उफ कैसे भाईजान को ये चीज हजम हो जाती। तो ये जो भाई जान है ना, इन लोगों में जान बहुत ज्यादा आ गई है, इनकी जान को अब सीधा करना ज्यादा जरूरी है। और आई एम सॉरी, नो मोर सेक्युलरिज्म। ठीक है, ये एक विशेष कम्युनिटी, ये मुस्लिम कम्युनिटी ही है जो ये काम करती है। मैं नहीं बोलूंगी माइनॉरिटी, मैं नहीं बोलूंगी इनको माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी नहीं है। यही माइनॉरिटी करते करते अब हमारी संख्या कम और इनकी संख्या ज्यादा हो रही है। इनकी हिम्मत है पाकिस्तान में जाके इस तरह से करने की? कर लेते, किसी पाकिस्तानी के सर पे थूक लेते? ये नहीं, ये सारा षड्यंत्र, ये षड्यंत्र भी नहीं, ये षड्यंत्र है, ये हमारे खिलाफ रचा जाता है। और हम तो पार्टी में शान से खाते हैं, चटकारे ले लेके खाते हैं। ये लोग हमारे देश का आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बनवा के रखते हैं। इसीलिए हड़बड़ी हुई जब CAA NRC की बात आई। अभी तो वो आया भी नहीं है, तभी से कीड़े मकोड़े बाहर आ गए, सब पता चल गया कि कितने देशद्रोही देश में बैठे हुए हैं।
जी। और ये हमारी गलती है चंद्रपाल भैया कि हमने ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया, पर अब हमारी आंखें खुली हैं, अब हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। ये गांधी जाते जाते ना हमें ये मंत्र अच्छा देके गया, सारा आदमी बुरा नहीं होता, सब में बुराई और अच्छाई होती है, पर उसकी ये अच्छाई मुझे अच्छी लगी, बॉयकॉट। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। हाँ। अब हम आते हैं, हमारे साथ हैं रश्मि वार्ष्णेय जी, आप बैजोई से हैं। आप काफी देर से सुन रही है, मैं आपके विचार जानूंगा। और अपना जो वार्ष्णेय समाज है, क्योंकि पूजा गुप्ता जी अपने वैश्य समाज से है, तो वैश्य समाज में क्या इसके ऊपर चिंगारी है, वो क्या कर रहा है? जय श्री राम, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं पूजा गुप्ता जी के साथ हूँ, और वैश्य समाज इसके लिए बहुत गुस्सा है सबके मन में, हर महिला के मन में इनके लिए गुस्सा है। और वह सेकुलर के नाम पर कुछ भी करते हैं, और अपना जिहाद इतना बढ़ा रखा है उन्होंने, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हैं चाहे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक ही चीज को लेकर चल रहे हैं। उन्हें तो अपने जिहाद चलाना है, चाहे वो फल वाला है, सब्जी वाला है, चाहे नान वाला है। और ये जावेद हबीब जी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये कह रहे हैं एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। अरे पूजा गुप्ता जी, क्या आपके लिए एंटरटेनमेंट है? एक महिला है जिनके साथ हमारी महिला समाज पूरा होता है, एक हम महिलाओं की सशक्ति होती है, हम उनके साथ में जाओ पूरी तरीके से। और जो हम उनका हमें जावेद हबीब जी का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए, और उनकी सारी जितनी भी शॉप्स हैं उन पे उनको बॉयकॉट करना चाहिए, और उनको तोड़ फोड़ करें पूरी अच्छे से तभी। और योगी मोदी, उनकी मुझे अभी जो हमारी बहन कह रही थी कि हमें योगी मोदी जी को लेटर लिखना चाहिए, वो बिल्कुल सही कह रही थी कि हमें एक लेटर, हर एक को लेटर पर ही हमें उनको देना चाहिए, तभी उनको हम कुछ कर सकते हैं। और मैं तो पूरी तरीके से पूजा गुप्ता जी के साथ हूँ, और जब जब हमारे जरूरत पड़ेगी वास्तव समाज की, तो हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जी, अभी हम सबने सभी के विचार सुने, और कुल मिला के यही था कि आक्रोश हम सब में है, और इसका समाधान भी आक्रोश से ही है। हम लोगों को इस लड़ाई को आगे जारी रखना है, मिलके जारी रखना है। ये एक लड़ाई पूजा गुप्ता की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। हम मातृशक्ति को देवी के नाम से पूछते हैं, और ये हमारी देवी का अपमान है, और भारत देवी का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता। तो अंत में इसके कंक्लूजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे मध्य हैं त्रिवेंद्र सिंह शेखावत जी। आप बेटी बचाओ जो अपना आयाम है हिंदू जागरण मंच का, आप राष्ट्रीय संयोजक हैं। आप इस विषय में काफी पारंगत हैं, एक्सपर्ट हैं, इस विषय में काफी आप काम करते आ रहे हैं, करते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आप इस विषय को कैसे लेते हैं, और इसका हम समापन कैसे करें, क्या कंक्लूजन निकालें कि हम इस विषय पर जीत हासिल कर सकें। ये महिला शक्ति का एक आंदोलन है, और वास्तव में अगर हम जो हमारे देश का पूरा इतिहास पूरा रिसर्च करेंगे, तो उसके अंदर जो महाभारत का युद्ध हुआ, या भगवान राम थे, उन्होंने जो सीता माता का हरण हुआ, उसके बाद वो उनको वापस लेकर के आए लंका से, जो असंभव था वो संभव किया। ये झांसी की रानी हमारे यहाँ इतनी प्रसिद्ध हुई, तो वो इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि वो मानसिक रूप से एक लड़ाई को उन्होंने लड़ा। उस समय बहुत सारों की जागीर जा रही थी, बहुत सारों की अपनी व्यवस्था अंग्रेज अपने हिसाब से बदल रहे थे, लेकिन एक लड़ाई को लड़ा। उस समय की झांसी रानी, अगर अब पूजा गुप्ता जी को माना जाए तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। पूजा गुप्ता जी ने जो कहा कि मैं मानसिक रूप से
जो ना 10 दिन से सो नहीं पाई हूँ। ये वास्तव में एक सच्चाई है, क्योंकि जो इनको जो महसूस हुआ वो इन्होंने व्यक्त किया। ये हमारी बहन पूजा गुप्ता जी की लड़ाई नहीं है, ये एक स्त्री के मान सम्मान का विषय है। इन्होंने उसको उसी रूप में लिया है, यानी कि इन्होंने इतना भी बोला कि करोड़ रुपए भी अगर कोई मुझे दे देता तो मैं इसमें फैसला करने वाली नहीं हूँ। यानी कि जो मानसिक लेवल है हमारी बहन का वो बहुत उच्च स्तर पर है। इसके अंदर जो एडवोकेट है प्रियंका परिदा, एक बार डिफेमेशन का केस का बारे में विचार करें, एक बार इसको थोड़ा सा जो जजमेंटल जो होने हैं, क्योंकि कोर्ट की जो व्यवस्था है अपने देश में, कोर्ट की व्यवस्थाओं को जो कानूनी प्रोसेस है उसको हमें अडॉप्ट करना ही है, क्योंकि हम लोग भारतीय लोग हैं और कानूनी प्रोसेस को फॉलो करते ही हैं। तो जो भी संविधान के तहत हैं, क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर डिफेमेशन का क्या केस बन सकता है, कितना केस बन सकता है। और दूसरा पक्ष इसके अंदर आया जो आंदोलन का पक्ष है। जो आंदोलन के प्रकार हैं वो हमारे यहाँ सब, क्योंकि एक्सपर्टीज है आंदोलन चलाना, आंदोलन को ले आना और एक जो है कंक्लूड उसको करना, कहाँ हमें समाप्त करना है, वो हमारे पैरामीटर एकदम फिक्स हैं। किसी भी समस्या के समाधान तक हम कभी चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं, ये सब लोग जानते हैं। चाहे वो कलीम का विषय आया हो या कोई, ये छोटी छोटी घटनाओं से ही निकले हुए हैं सारे सब्जेक्ट। अभी इतना बड़ा मूक बधिर बच्चों के साथ में उनको जिहादी बनाने के लिए ऐसा करके एक पूरा चला गया, धर्म परिवर्तन का पूरा एक नेक्सस था। छोटी सी घटनाओं से वो हाथ में आया। ऐसे ही ये एक छोटी सी घटनाओं से ये वाला केस जो है, अगर ये मान लीजिए पूजा गुप्ता जी नहीं उठाती तो इनका तो एक्ट चल ही रहा था, और ये महिलाओं के मान सम्मान का, भारतीय महिलाओं का ऐसा कुछ ही समझते नहीं है और यहाँ के संस्कारों को मानते नहीं है। तो इस प्रकार का एक्ट इन्होंने, तो इनके लिए तो एक्ट ही है किसी का मान सम्मान को चल देना। ये एक सोची समझी षड्यंत्र है और ये एक मानसिकता के साथ किया गया है। बहन जी हमारी पूजा गुप्ता जी पूरे मनोयोग से इसको, ये अपनी लड़ाई ना समझे, इसको पूरे समाज की, हिंदू समाज की, जब वो महिला जब वो थूक रहा है और उसके बाद में वो वहां पब्लिक हंस रही है, एक विषय है पूरा। यानी कि हमारे यहाँ की जो मानसिकता है ये उसकी महिलाओं के बारे में उस स्थिति को दर्शाती है। ये समाज का आईना भी है। हमने इसी को क्या है कि यू टर्न देना है, और यू टर्न देने के लिए संघर्ष तो होगा ही। महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, यू टर्न दे दिया। सभी लोग सरेंडर कर रहे थे उस समय में अकबर के सामने, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने कह दिया उसने कहा मैं आधा राज्य दे दूंगा आपको, पूरे का आपको अधिपति बना दूंगा अपना। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अधिपति नहीं बनूंगा, मुझे तो अपना ये मेवाड़ चाहिए, और पूरे जो मेरी जो स्वतंत्रता है वो प्रश्न चिन्ह के दायरे में नहीं है, वो एकदम मेरी सांस्कृतिक है। इसलिए ये पूजा गुप्ता जी ने जो कदम उठाया है सराहनीय है, और ये एक छोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है। इसलिए बड़ा काम करने के लिए संघर्ष तो लेना ही पड़ेगा। मैं जितने भी अपने यहाँ हमारा जो भी ढंग होता है आगे ले जाने का चीजों को, उस चीजों को आगे लेके गए हैं। चंद्रपाल जी से भी कई बार इस विषय में बात हुई, मीडिया के तौर पर ही बात हुई, ये डीएनए में भी आया, और जो अपने जो डीएनए के वो हैं उन्होंने भी बोला, चौधरी साहब ने, सुधीर जी ने, कि ये उन्होंने पूरा इसके ऊपर एक वो दिया है, डीएनए का भी वो है। लेकिन छोटी बात नहीं है, क्योंकि अब इससे लगता है कि अगर ये हम इसमें एकदम कंक्लूड करेंगे इसको बाद में, और हम इसको एक लेवल तक लेकर के जाएंगे। बहन हमारी पूजा गुप्ता इसको पूरे मनोयोग से लगी है इसमें, और पूरे उनकी मानसिकता है, छत्राणी है वो एक तरीके से। अब वो ये हम इसको एक क्या करना चाहिए, लॉजिकल कंक्लूजन तक इसको लेकर जाएंगे। महिलाओं का मान सम्मान वैसा ही आएगा, कोई भी अगर आगे एक्ट भी करेगा तो वो इसका असर बहुत व्यापक होने वाला है, वो बॉलीवुड तक ही जाएगा इसका असर। जो हम समझते हैं एक एक चीज को हम उठा करके ठीक कर रहे हैं,
ये वो ही ठीक होगा जो बारीकी से हम चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीजें समाज के अंदर बहुत ही बारीक सूत्रों के साथ पिरोई गई हैं, उन्हीं को लेकर के हम चल रहे हैं। और ये ईश्वर हमारी जो इच्छा है उसको जरूर पूर्ण करेगा, ऐसा ही मेरे अंदर एकदम इसके प्रति कोई भी आशंका नहीं है। आज की बहस को हम यहीं, हम समाप्त तो नहीं कह सकते, इस आंदोलन को हम लोग जारी रखेंगे। निष्कर्ष ये इस आंदोलन की शुरुआत है भाई साहब, ऐसा बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस पूजा जी को हमारे साथ रहना है। बिल्कुल पूजा जी, न रुके हैं न रुकेंगे, न झुके हैं न झुकेंगे। बिल्कुल इन पूरे माफियाओं को ना उखाड़ के फेंक देंगे हिंदुस्तान से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की जो हमारी जो चर्चा है बहुत सार्थक हुई। निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि आंदोलन को हमें जारी रखना है। बात ये निकल के आई कि हम जो हमारे डिजिटल माध्यम है उनके माध्यम से हम अधिक से अधिक मात्रा में ऑनलाइन हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं मुख्यमंत्री पोर्टल पर। प्रधानमंत्री जी को मेल लिख सकते हैं, गृह मंत्री जी को मेल लिख सकते हैं, पोस्ट के द्वारा भी, हम डाक के द्वारा भी अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। और सर ये जितनी